वायुसेना के एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की पूरी रात ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। अपाचे, चिनूक और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर नाइट फ्लाइंग का हिस्सा हैं। इस फॉरवर्ड एयर बेस से वायुसेना का अपाचे हेलीकॉप्टर नाइट ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहा है। पश्चिमी मोर्चों पर एक साथ युद्ध कार्रवाई करने की क्षमता प्रदान करती है। भारतीय वायुसेना का हर एक वायुयोद्धा, हर एक वायुयान पूरी तरह सक्षम है और हम किसी भी परिस्थिति के लिए इनसे निपटने के लिए एकदम तैयार हैं। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। LAC पर चीन ने कदम तो पीछे खींच लिए, लेकिन चीन की फितरत को देखते हुए भारतीय सेना पूरी तरह से चौकन्नी है। जमीन से आसमान तक नजर रखी जा रही है। चौकसी का आलम यह है कि रात में लड़ाकू विमान और युद्धक हेलीकॉप्टर गरज रहे हैं। सुखोई, मिग, चिनूक और अपाचे लगातार सरहद की निगरानी कर रहे हैं। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी एयरफोर्स बेस तक पहुंचे और वायुसेना के नाइट ऑपरेशन को कैमरे में कैद किया। आपको चिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन दिखा रहे हैं रात के वक्त। और इसमें जैसे हालात चीन सरहद पर बने हुए हैं, ऐसे में वायुसेना के एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर की पूरी रात ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त भारतीय वायुसेना के पास ऐसे ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर 15 मौजूद हैं और खासतौर से ऊंचे पहाड़ी इलाकों में जो हमारे जवान फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं, उन तक राशन हथियार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। हम एक फॉरवर्ड एयर बेस पर मौजूद हैं, जहां पर वायुसेना के लड़ाकू विमान सुखोई 30 और MiG-29 उड़ान भर रहे हैं। यहाँ से उड़ान भरने के बाद ये चीन सरहद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और करीब 1 घंटे तक आसमान में रहेंगे और चीन की किसी भी हरकत पर ये नज़र रख रहे हैं। ये सिलसिला लगातार चल रहा है, न सिर्फ दिन बल्कि रात के वक्त लगातार। इस वक्त जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, तो वायुसेना के लड़ाकू विमान दुश्मन को कोई मौका नहीं देना चाहते। इस फॉरवर्ड एयर बेस से वायुसेना का अपाचे हेलीकॉप्टर नाइट ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहा है। रिफ्यूलिंग की जा रही है, साथ ही इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि रात का ऑपरेशन काफी खतरों से भरा होता है। हालांकि अपाचे हेलीकॉप्टर की बात करें तो ये बहुत ही एक अच्छा हेलीकॉप्टर है, खासतौर से माउंटेन वारफेयर के लिए। इस वक्त जिस इलाके में भारत और चीनी सेना आमने सामने खड़ी है, उस इलाके में अपाचे हेलीकॉप्टर दिन और रात के वक्त दुश्मन के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। और इस वक्त न सिर्फ अपाचे बल्कि इसके अलावा चिनूक और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर भी इस ऑपरेशन का हिस्सा हैं। इसके साथ ही जो लड़ाकू विमान है वायुसेना का, वो भी दिन और रात के वक्त लगातार उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना के इस नाइट ऑपरेशन के दौरान वायुसेना के लड़ाकू विमान Su-30 के अलावा MiG-29 हिस्सा ले रहे हैं। और जबकि अगर हेलीकॉप्टर की बात की जाए तो अपाचे, चिनूक और Mi-17 जैसे हेलीकॉप्टर नाइट फ्लाइंग का हिस्सा हैं। इस वक्त चीन सरहद पर जिस तरह से दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, ऐसे में वायुसेना दुश्मन को कोई मौका नहीं देना चाहती और इसीलिए दिन और रात 24 घंटे वायुसेना के जो लड़ाकू विमान हैं, हेलीकॉप्टर हैं, वो दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ मंजीत नेगी, फॉरवर्ड एयरबेस, आज तक।
आज तक वहां भी पहुंचा जहां प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी थी और चीन को गलवान और पेंगोंग त्सो से हटना पड़ा था। आज तक संवाददाता मंजीत नेगी सामरिक लिहाज से अहम इस पोस्ट तक पहुंचे। देखिए टीवी पर पहली बार नीमू से ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हट गया चीन, टट गया हिंदुस्तान। अब चीन पाकिस्तान का पक्का इंतजाम। चीन को सबक सिखाने का 2022 का प्लान। आज तक के कैमरे में कैद मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना। चीन पाकिस्तान की कसेगी नकेल। दोनों दुश्मनों की हर चाल होगी फेल। भारत और चीनी सेनाओं के बीच में टकराव की एक बड़ी वजह सरहद पर भारत की तरफ से सामरिक सड़कों का और पुलों का तेजी से निर्माण किया जाना है। चीन इस बात से घबराया हुआ है कि भारतीय सेना इतनी तेजी के साथ सामरिक सड़कें और पुल क्यों बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में जिस फॉरवर्ड पोस्ट से चीन को ललकारा था, जहां से उनकी हुंकार से भारतीय सेना का जोश आसमान छूने लगा था। हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। वहीं से आज तक आपके लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आया है। चीन इस वक्त भारत की ओर से तेजी से किए जा रहे सड़क और पुलों के निर्माण से घबराया हुआ है। दूसरी तरफ आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट तस्दीक करती है कि चीन ही नहीं, पाकिस्तान से निपटने की भी मुकम्मल तैयारी है। इस वक्त हम लेह से 35 किलोमीटर दूर करगिल की तरफ नीमू में खड़े हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर सैनिकों को संबोधित किया। यहां से नीमू की अगर बात की जाए तो यहां से लेह 35 किलोमीटर है और इसके आगे ये जो हाईवे है ये करगिल होते हुए श्रीनगर जाता है। सामरिक हाईवे है। सेना की श्रीनगर से लेकर लेह सियाचिन तक की आवाजाही इस सड़क के जरिए होती है। अब इसी सड़क के साथ एक दूसरी सड़क नीमू दारचा रोड काटी जा रही है, जो सामरिक तौर पर भारत के लिए बहुत अहम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस नई सड़क के बन जाने से श्रीनगर, करगिल और लेह होते हुए सियाचिन तक भारतीय सैनिकों की जो आवाजाही है वो बिना पाकिस्तान की नजर में आए हो सकेगी। देश की सुरक्षा के मद्देनजर हम आपको भारतीय सेना की तैनाती और उनके कैंप नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन वो सिंधु नदी आपको दिखाते हैं जहां पीएम ने पूजा की थी। नीमू की अगर बात करें तो यहां पर जंस्कार और सिंधु इंदस जो नदी है उसका संगम है। प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर पूजा भी की थी सिंधु नदी में। और सामरिक तौर पर अगर बात की जाए तो ये जो सामरिक सड़क है, ये जो इलाका है, आगे लेह से लेकर सियाचिन, दौलत बेग ओल्डी पूरे इलाके को जोड़ने का काम करता है। लद्दाख में चीन से तनातनी के 3 महीनों के दौरान भारत ने सड़कों और पुलों का निर्माण इतनी तेजी से किया कि गलवान तक टैंक और तोप इन सड़कों और पुलों के जरिए पहुंच गए। इससे पहले इन्हें मालवाहक विमानों के जरिए भेजा जाता था। सरहद पर चीनी सेना के साथ तनाव के बीच इस वक्त इस नए पुल की वजह से सेना के टैंक और बड़े हथियार आसानी से लद्दाख से लगने वाली सरहद तक पहुंच रहे हैं। लेकिन 3 महीने पहले ऐसा नहीं था। यहां पर लोहे का एक छोटा वैली ब्रिज था, लेकिन बीआरओ ने रिकॉर्ड 3 महीने के अंदर इस नए पुल को तैयार किया है। और ऐसे करगिल से लेकर लेह तक ऐसे 3 नए पुल 3 महीने के अंदर तैयार किए गए हैं, जिसकी वजह से अब सेना की जो आवाजाही है वो आसानी से हो रही है। महज 3 महीने में 3 सामरिक पुलों का निर्माण करने का कमाल बीआरओ ने कर दिखाया है। बीआरओ का कहना है उन्हें चीन की खोखली धमकियों की कोई चिंता नहीं है। उनका मकसद फॉरवर्ड पोस्ट तक पहुंचने में सेना की मदद करना है। ये जो ब्रिज है अभी हमारे को आप देख सकते हो, यहाँ पे एक लोहा ब्रिज था, बेली ब्रिज, जो कि कोई सक्षम नहीं था कि वो लोअर क्लास 24 आवर था। और ये जो है इसको रिकॉर्ड टाइम पे 3 महीने में बनाया गया था कि रिक्वायरमेंट के लिए, आर्मी का रिक्वायरमेंट के लिए, ताकि इसमें कोई भी किस्म की गाड़ी जो है ये एलएसी की तरफ जा सकती है। इसमें अभी कोई रुकावट नहीं है और गाड़ी आराम से पार कर सकती है कि लद्दाख होती हुई एलएसी की तरफ जाएगी।
भले ही चीन ने लद्दाख में कदम पीछे खींचे हैं, लेकिन उसकी किसी भी हिमाकत का जवाब देने के लिए जरूरी है कि इन इलाकों में ऐसी सड़कें और पुल हों जिनके जरिए भारतीय सेना तेजी से एलएसी तक पहुंच सके। बीआरओ की मेहनत अब रंग ला रही है। जल्द ही 40 पुल तैयार होंगे जिनसे सेना जल्द से जल्द सरहद तक पहुंच सकेगी। लद्दाख में चीन से लगने वाली 1200 किलोमीटर लंबी एलएसी पर पिछले 3 सालों में बीआरओ ने काफी तेजी के साथ काम किया है। खासतौर से ऐसे पुराने सामरिक पुलों को बदलने का काम चल रहा है। ये पुराने लोहे के पुल हैं जिन्हें बदलकर अब नए कंक्रीट के पक्के पुल बनाए जा रहे हैं। अब तक करीब 20 ऐसे पुल बनाए जा चुके हैं, जबकि 20 और यानी कि कुल 40 पुलों पर काम चल रहा है, और जिसकी वजह से सेना की जो सरहद तक पहुंचने की आवाजाही है, सेना के जो बड़े हथियार टैंक हैं, उनकी आवाजाही आसानी से हो रही है। मौजूदा हालात में जब इस वक्त सरहद पर चीन और भारत की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, ऐसे नए पुलों के बन जाने से सेना की आवाजाही आसान हो गई है। करगिल से लेह होते हुए सेना के हथियार और साजो सामान इसी हाईवे से लद्दाख के अलग अलग इलाकों में पहुंचते हैं। दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन तक सेना की सप्लाई यहीं से की जाती है। इस लिहाज से ये सड़क बेहद अहम है। ये NH1 लेह श्रीनगर हाईवे में इसका बास्को नाम बोलता है ये विलेज में। एक्चुअली ये फर्स्ट यहाँ पे 80 फीट का बैली ब्रिज था, वो क्लाउड बस्ट में डैमेज हुआ था। वो क्लास 24R का था। अभी हमने तो ये परमानेंट ब्रिज बना के क्लास लोड इंक्रीज कर दिया। 5 मई को चीन के साथ तनातनी की शुरुआत गलवान और पेंगोंग त्सो में बन रही सड़कों के मुद्दे पर हुई थी। चीन इसका विरोध कर रहा था। दूसरी तरफ मोदी सरकार की रणनीति साफ थी, सेना चीन की आंख में आंख डालकर जवाब देगी। दूसरी तरफ सरहद पर बुनियादी ढांचा बनाने का काम और ज्यादा तेजी से किया जाएगा। इस लिहाज से झारखंड से चली स्पेशल ट्रेनों से बीआरओ के प्रोजेक्ट में काम करने वाले मजदूरों को भेजा गया। इन मजदूरों की मेहनत अब रंग ला रही है। इस वक्त हम आपको आज तक पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर किस तरह से सेना की आवाजाही को आसान बनाने के लिए सामरिक सड़कों और पुलों का निर्माण का जो काम है वो तेजी के साथ हो रहा है। खासतौर से पिछले 3 सालों में चीन से लगने वाली लद्दाख में जो 1200 किलोमीटर लंबी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहाँ पर ऐसे सामरिक जो पुल हैं उनका निर्माण का काम तेज हुआ है। खासतौर से अगर सरकार की बात की जाए, मोदी सरकार ने पिछले सालों में चीन के साथ ऐसी सड़कों और पुलों के निर्माण पर काफ़ी जोर दिया है। चीन के साथ भारत की जब भी तुलना होती है तब इसका जिक्र होता है कि चीन ने अपने इलाके में चिकनी सड़कें बना रखी हैं। उनकी मदद से ही वो बड़ी संख्या में सैनिकों और साजो सामान को तुरंत जुटा लेता है। दूसरी तरफ भारत को अभी इस काम को तेजी से पूरा करना है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने तय किया है कि दिसंबर 2022 तक सामरिक महत्व वाली सभी 61 सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा। इनकी मदद से फॉरवर्ड पोस्ट तक सैनिकों को और उनके साजो सामान को आसानी से पहुंचाया जा सकेगा। मेरे पीछे नीमू ब्रिगेड का इलाका है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर सैनिकों को संबोधित किया और मौजूदा हालात के बीच चीन को सीधी चुनौती दी। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि यहां पर लद्दाख इलाके में भारत की जो सैन्य तैयारियां, खासतौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण है, उसको लेकर भारत पीछे नहीं हटेगा और भारत चीन की जो चालबाजियां इस वक्त हैं, चीन की जो हिमाकत है, उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के साथ ही भारतीय सेना इस इलाके में चीन से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सुरक्षा कारणों से हम उनसे जुड़ी तस्वीर और जानकारी आपको नहीं दे सकते, लेकिन इतना तय है कि बुनियादी ढांचे के निर्माण में तेजी के साथ ही भारत की सैन्य तैयारियों से चीन घबराया हुआ है। मंजीत नेगी, लद्दाख आज तक। सरहदी इलाकों में भारत तेजी से सड़कों का जाल बिछा रहा है ताकि सेना का सफर आसान हो सके, फौरन साजो सामान भेजा जा सके। आज तक ने सेना की लाइफलाइन माने जाने वाली इन सड़कों का जायजा लिया, जो चीन की चिंता बढ़ा रहा है। देखिए आज तक संवाददाता मंजीत नेगी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। लद्दाख में एलएसी पर चीन पीछे हटने पर मजबूर हुआ है, लेकिन उसके ठिकानों पर सैनिकों का जमावड़ा कम नहीं हुआ। यही नहीं, उसके हथियार और साजो सामान भी तैनात हैं। ऐसे में भारतीय सेना की तैयारी भी पूरी है। तनातनी के बीच बीआरओ लेह, दौलत बेग ओल्डी और करगिल के एयरबेस को भी
बेहतर बनाने के काम में जुटा है। अब हम आपको सियाचिन और दौलत बेग ओल्डी जाने वाले राजमार्ग पर लिए चलते हैं। आज तक पहला चैनल है जो लेह से साउथ पुलू होते हुए दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड खारदुंगला तक पहुंचा। खारदुंगला की ऊंचाई समुद्र तल से करीब 18,000 फीट है। ये साल भर बर्फ से ढका रहता है। इस वक्त भी यहाँ बर्फ की मोटी परत है। इस वक्त हम दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल रोड खारदुंगला टॉप पर पहुंचे हैं और यहाँ पर लिखा है वेलकम टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड माइटी खारदुंगला राइट। और ये रास्ता आगे सियाचिन और एयरफोर्स का जो थॉयस एयरबेस है वहाँ तक जाता है। और इस वक्त यहाँ पर बर्फ देखी जा सकती है कि पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है। और इस वक्त जुलाई के महीने में यहाँ पर ये हालात है। सेना की यहाँ पर लगातार मौजूदगी है और इसके आगे एयरफोर्स और वायुसैनिक जो सेना के लोग हैं वो लगातार हर मुश्किल में तैनात हैं। इस वक्त चीन के साथ जिस तरह के हालात हैं, ऐसे हालात में सेना की यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्था है। यहाँ निर्माण का काम दुश्वारियों भरा होता है। इसके बावजूद देश की सेना के लिए रास्ता तैयार करने के मकसद से पीआरओ अपने काम में जुटा है। कड़ाके की ठंड में भी निर्माण का काम जारी है। 3 साल पहले तक खारदुंगला की यह सड़क सिंगल लेन हुआ करती थी। इस वजह से सेना की गाड़ियों का सफर बेहद धीमा होता था। यही नहीं, सिंगल लेन और बर्फ की फिसलन की वजह से कई सारी दुर्घटनाएं भी हुआ करती थी। पीआरओ ने 3 साल पहले इस सड़क को डबल लेन में तब्दील करने का काम शुरू किया, जो अब पूरा हो चुका है। अब यहां से दौलत बेग ओल्डी और सियाचिन तक जाना आसान हो गया है। यही नहीं, डबल लेन होने की वजह से सेना के बड़े वाहन, हथियार, टैंक आसानी से लद्दाख के सरहदी इलाकों तक पहुंच रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प का परिणाम है, जिन्होंने चीन को बता दिया कि भारत एलएसी पर निर्माण का काम नहीं रोकेगा। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब करीब 3 गुना कर दिया गया है। इससे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें, पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। पीएम मोदी के साफ निर्देशों का ही असर है कि भारतीय सेना की मुश्किलें दूर हो रही हैं। दूसरी तरफ चीन की तिलमिलाहट बढ़ती जा रही है। आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट से साफ है कि बुनियादी ढांचा खड़ा करने में भारत अब चीन को टक्कर देने की स्थिति में है। मंजीत नेगी, खारदुंगला, आज तक। चीन के कारोबार में भी साजिश का जहर घुला होता है। आज तक के पास एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है कि कैसे हिंदुस्तान में काम करने वाली चीनी कंपनियों का चीनी सेना से गहरा रिश्ता है। लेकिन हमारी खुफिया एजेंसियों के रडार पर वो कंपनियां अब आ चुकी हैं। भारत में काम करने वाली चीनी कंपनियों पर बड़ा खुलासा। चीनी सेना पीएलए के साथ कंपनियों के गहरे रिश्ते। खुफिया एजेंसियों की नजर चीनी कंपनियों और निवेशकों पर। पीएलए से संबंध रखने वाली कंपनियों पर हो सकती है कार्रवाई। भारत सरकार ऐसी कंपनियों की पहचान कर चीनी सेना से रिश्ता रखने वाली कंपनियों की लिस्ट तैयार कर रही है, जिन पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। चीन के जिन कंपनियों का भारत में निवेश है और उन कंपनियों का चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ रिश्ता है, भारत सरकार अब उन कंपनियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की तैयारी कर रही है। 3 साल पहले चीन ने एक कानून बनाया था जिसके मुताबिक हुआवेई, ZTE, टिकटॉक जैसी भारत में काम करने वाली चीनी कंपनियों को चीन के खुफिया तंत्र की मदद करना अनिवार्य था। अब हम आपको चीन की कुछ ऐसी कंपनियों का कच्चा चिट्ठा पेश कर रहे हैं जो भारत में काम करती हैं लेकिन चीनी सेना से जुड़ी हैं। भारत और चीन के बीच सबसे बड़ा संयुक्त समझौता शिंडिया स्टील लिमिटेड का हुआ था। इसमें मुख्य निवेशक जिनजिंग कैथे की वेबसाइट के मुताबिक इसको पीएलए के जनरल लॉजिस्टिक्स विभाग के निर्देशों के तहत पुनर्गठित किया गया। जिनजिंग कैथे का टर्नओवर 3000 करोड़ रुपए का है और ये भारत में 30,000 टन डक्टाइल पाइप की सप्लाई करता है। चाइना इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी ग्रुप कॉरपोरेशन यानी CETC
आंध्र प्रदेश में 200 मेगावाट की यूनिट के लिए 320 करोड़ का निवेश करने जा रहा है। लेकिन ये कंपनी चीन में सेना के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामानों का उत्पादन करती है। इनमें हाइक विजन सीसीटीवी कैमरे का उत्पादन शामिल है। इसकी कुछ कंपनियों पर अमेरिकी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर रोक लगाई है। उन्हें सैनिक जासूसी का दोषी पाया गया। ये कंपनी जिंजियांग में मानवाधिकार उल्लंघन के लिए उपयोग में आने वाली तकनीक देती है। वहाँ करीब 15 लाख लोगों को कैंपों में रखा गया है। एक अमेरिकी विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री सिविल फ्यूजन इनिशिएटिव ऑफ चाइना चीनी सरकार की मिलिट्री नीति पर काम करता है। इसमें अलीबाबा और टेंसेंट जैसी कंपनियां शामिल हैं जो भारत में काम करती हैं। अलीबाबा ने भारत में पेटीएम, जोमैटो और बिग बास्केट में निवेश किया हुआ है। वहीं टेंसेंट ने भारत में टेक स्पेस में निवेश किया है। इसने ओला कैब में $400 मिलियन का निवेश किया था, तो फ्लिपकार्ट में $700 मिलियन का। SAIC मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एक तरफ भारत में काम करती है, तो दूसरी तरफ इसकी एक कंपनी नंजिंग ऑटोमोबाइल्स है, जो पहले PLA के वाहनों की रिपेयरिंग की यूनिट हुआ करती थी। अब सरकार ने इन पर नकेल कसने की तैयारी की है। जाहिर है कि इन कंपनियों के लिए अब दोहरी निष्ठा का सवाल मुसीबत बनने वाला है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।